आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित निःशस्त्रीकरण। तो हम निःशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयास पढ़ रहे थे। इससे पहले भी हमने राष्ट्र संघ द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए निःशस्त्रीकरण को लागू करने के लिए हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, और जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे निःशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयास में राष्ट्र संघ के द्वारा तो प्रयास किए गए, लेकिन राष्ट्र संघ के बाहर भी कुछ प्रयास किए गए हैं जो कि अलग अलग देशों द्वारा किए गए हैं। इससे पहले हमने वाशिंगटन सम्मेलन, जो कि हमारा पहले वाला वीडियो था, उसमें पढ़ चुके हैं पार्ट थर्ड में। आज हम पढ़ेंगे जेनेवा सम्मेलन, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर किए गए प्रयोजन में पहला था वाशिंगटन सम्मेलन, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जेनेवा सम्मेलन, यानी जिनेवा में एक सम्मेलन किया गया था निःशस्त्रीकरण को लागू करने के लिए। तो उस सम्मेलन में क्या हुआ? तो वाशिंगटन सम्मेलन में बड़े बड़े युद्ध पोतों के जो वजन यानी टन को निर्धारित करने की सफलता मिलने के बाद जेनेवा सम्मेलन बुलाया गया। तो बड़े बड़े युद्ध पोतों का तो जो निर्णय था वो वाशिंगटन सम्मेलन में हो चुका है, लेकिन जब छोटे युद्ध पोत बचे थे उनके ऊपर जो निर्णय लेना था वो जेनेवा सम्मेलन इसलिए बुलाया गया। तो जेनेवा सम्मेलन में अगर बुलाया गया तो सम्मेलन 1927 में बुलाया गया था। 1927 में यह सम्मेलन बुलाया गया था। यह सम्मेलन 1927 में बुलाया गया था। राष्ट्रपति कुलिज द्वारा जेनेवा में यह सम्मेलन 1927 ईस्वी में बुलाया गया था। तो यह सम्मेलन 1927 ईस्वी में राष्ट्रपति कुलिज ने जेनेवा में बुलाया था। इसके अंदर मेन कारण था बड़े युद्ध पोतों का जो निर्धारण था, यानी उनका वजन और टन का निर्धारण था, वो तो वाशिंगटन सम्मेलन में हो चुका था। लेकिन जो छोटे युद्ध पोत थे उनका निर्णय बाकी था, तो उसके लिए सम्मेलन मुख्य रूप से बुलाया गया था। तो बड़े युद्ध पोतों का निर्णय तो वाशिंगटन सम्मेलन में हो गया था, किंतु अन्य जो छोटे युद्ध पोतों थे उनका निर्णय बाकी था, यानी छोटे जलीय जो युद्ध पोत थे उनका निर्णय बाकी था, उनके लिए जेनेवा सम्मेलन बुलाया गया। आगे देखें तो फ्रांस व इटली समता के बारे में झगड़ा होने के कारण, यानी फ्रांस और इटली में समानता के बारे में झगड़ा होने के कारण तथा इटली अधिक कटौती को तैयार न होने के कारण इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान ने ही भाग लिया। यानी बुलाया गया तो 5 महाशक्तियों को था, लेकिन फ्रांस व इटली के बीच झगड़ा चल रहा था कि फ्रांस और इटली समानता को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और फ्रांस इटली जो है और अधिक कटौती करने के लिए तैयार नहीं था, यानी शस्त्रों में कटौती करने के लिए तैयार नहीं था। इस कारण से फ्रांस और इटली ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो अमेरिका, ब्रिटेन और जापान ने ही इस सम्मेलन में भाग लिया। बुलाया तो 5 महाशक्तियों को था, लेकिन फ्रांस और इटली समानता का झगड़ा चल रहा था, यानी कि इटली जो है वो कटौती करने के लिए तैयार नहीं था। इस कारण से इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान ने ही भाग लिया, फ्रांस व इटली ने नहीं लिया। ब्रिटेन और अमेरिका से समता के लिए तैयार नहीं था। ब्रिटेन है वो अमेरिका से समानता के लिए तैयार नहीं था, यानी ब्रिटेन अपने अस्त्रों को या छोटे युद्ध पोतों को कम करने के लिए तैयार नहीं था। तो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में भी यह झगड़ा चल रहा था कि वो समानता के लिए तैयार नहीं थे। अतः यह समझौता अगर देखा जाए तो असफल रहा, क्योंकि 5 महाशक्तियों को बुलाया था, 3 महाशक्तियां आई, उसमें भी ब्रिटेन और अमेरिका समानता के लिए तैयार नहीं थे। उधर फ्रांस व इटली समानता के लिए तैयार नहीं थे, और इटली अपने शस्त्रों में कटौती करने के लिए तैयार नहीं था। तो इन सारे झगड़ों के बीच जेनेवा सम्मेलन का अगर जो रिजल्ट आया वो असफल रहा, यानी कि यह सम्मेलन पूरी तरह से असफल साबित हुआ, जो कि छोटे युद्ध पोतों को कम करने के निर्णय के लिए बुलाया गया था। तो वाशिंगटन सम्मेलन जिस तरह से सफल रहा था, उस तरह से जेनेवा सम्मेलन सफल नहीं रहा। इसके आगे निःशस्त्रीकरण की दिशा में राष्ट्र संघ के बाहर किए गए प्रयासों में तीसरा प्रयास है लंदन का नौ सैनिक सम्मेलन। लंदन में नौ सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह सम्मेलन 21 जनवरी 1930 को बुलाया गया था। यह सम्मेलन 21 जनवरी 1930 को बुलाया गया था।
इस सम्मेलन में जो सभी प्रकार के युद्ध पोतों को घटाने पर बल दिया गया, यानी किसी भी प्रकार का युद्ध पोत हो, सभी तरह के युद्ध पोतों को घटाने पर बल दिया गया, चाहे वह भारी हो चाहे हल्का हो, किसी भी प्रकार का, बड़ा हो या छोटा हो, सभी प्रकार के युद्ध पोतों को घटाने पर इस सम्मेलन में बल दिया गया। 22 अप्रैल 1930 को लंदन की नौसैनिक संधि पर ब्रिटेन, अमेरिका और जापान तीन देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 22 अप्रैल 1930 को लंदन की जो नौसैनिक संधि हुई थी, वहां पर ब्रिटेन, अमेरिका और जापान, इन तीन देशों ने हस्ताक्षर किए थे। बाकी सभी देश घटाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए आपसी विवादों के कारण इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो 22 अप्रैल 1930 को लंदन की जो नौसैनिक संधि हुई थी, वहां पर ब्रिटेन, अमेरिका और जापान तीन देशों ने हस्ताक्षर किए। अगर इस संधि की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं देखी जाए, यानी इस संधि में क्या व्यवस्थाएं की गई उसको देखी जाए, तो पहली है, 5 महाशक्तियों ने 1936 तक नए युद्धपोत नहीं बनाने का निर्णय किया। यानी 5 जो बड़े देश थे हमारे पास, जिनको कि 5 महाशक्तियां भी कहा जाता है, उन्होंने 1936 ईस्वी तक किसी भी प्रकार का नया युद्धपोत निर्माण नहीं किया जाएगा, इस पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी इस पर निर्णय किया गया कि 1936 तक कोई भी 5 महाशक्तियां, यानी कि 5 जो महाशक्तियां, उनमें से कोई भी नया युद्धपोत तैयार नहीं करेगी, निर्माण नहीं करेगी। अगर दूसरी देखें तो ब्रिटेन अपने 5 युद्धपोत, अमेरिका अपने 3 युद्धपोत, जापान अपना एक जहाज यानी एक युद्धपोत नष्ट करने का, यानी कि ब्रिटेन अपने 5 जहाजों को नष्ट करेगा, अमेरिका अपने 3 जहाजों को नष्ट करेगा और जापान अपने एक जहाजों को नष्ट करेगा। यानी ब्रिटेन 5, अमेरिका 3 और जापान अपने एक युद्धपोत या जहाज को नष्ट करेगा। अगला देखें तो वायुयान वाहक जहाजों, यानी जिन पर वायुयान ले जाने के लिए वायुयान के वाहक जहाज है, वहां पर उनको 6.1 इंच से लंबी तोप नहीं लगाई जाएगी। यानी वायुयान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो जहाजों का निर्माण किया गया था, उन जहाजों पर 6.1 इंच से लंबी तोप नहीं लगाई जाएगी। यानी वहां पर तोप की साइज फिक्स कर दी गई, 6.1 इंच से ज्यादा की तोप नहीं लगाई जाएगी, यानी ज्यादा लंबी तोप नहीं लगाई जाएगी, 6.1 इंच तक की तोप लगाई जा सकती है। पनडुब्बियों का आकार 2000 टन तक निश्चय कर दिया गया, यानी जो पनडुब्बियां रहेगी वो 2000 टन तक के वजन की रहेगी, तथा इसमें जो तोपें लगाई जाएगी वो 5.1 इंच तक की सीमित रहेगी। यानी पनडुब्बियों में जो तोपें लगेगी वो 5.1 इंच तक सीमित रहेगी, यानी 5.1 इंच तक लंबी रह सकती है, इससे लंबी नहीं रह सकती। और वायुयान वाहक जहाजों में 6.1 इंच लंबी तोप लग सकती है। तो वायुयान वाहक जहाजों में 6.1 इंच लंबी और पनडुब्बियों में 5.1 इंच लंबी तोप रह सकती है। तो लंदन का नौसैनिक सम्मेलन इस तरह से रहा। आगे भी इसकी कई व्यवस्थाएं, इसको हम पढ़ते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे की व्यवस्थाओं को देखते हैं। इसके बाद आगे की व्यवस्थाओं को देखें तो तीनों देश जिसने संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वो 52,700 टन तक की पनडुब्बियां रख सकते थे। यानी उनके पास 52,700 टन की पनडुब्बियां रखने तक के आदेश थे, यानी कि 52,700 टन तक के वजन की पनडुब्बियां उनके पास रह सकती थी, इससे ज्यादा की नहीं रह सकती थी। ये जो संधि है वो 31 दिसंबर 1936 तक रहेगी, यानी संधि की अवधि फिक्स की गई 31 दिसंबर 1936 तक यह संधि रहेगी, तथा 1935 में एक नया सम्मेलन बुलाने का निश्चय भी किया गया, क्योंकि 31 दिसंबर 1936 को अगर यह संधि समाप्त हो रही है तो उससे पहले 1935 में एक नया सम्मेलन बुलाने का भी निश्चय किया गया। तो इस तरह यह लंदन का नौसैनिक सम्मेलन की कुछ व्यवस्थाएं थी। तो यहाँ पर भी कुछ देश समता नहीं करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर नहीं आए और 3 देशों ने ही इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा चौथा, द्वितीय लंदन नौसैनिक सम्मेलन।
पहला लंदन नौसैनिक सम्मेलन हो गया था, उसके बाद द्वितीय लंदन नौसैनिक सम्मेलन, जो कि प्रथम जब लंदन सम्मेलन हुआ था तब फिक्स किया गया था कि 1935 में एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए, तो तब द्वितीय नौसैनिक सम्मेलन को बुलाया गया। तो 1930 में जो प्रथम लंदन नौसैनिक सम्मेलन हुआ था या लंदन नौसैनिक सम्मेलन हुआ था, वो 1936 में समाप्त होने वाला था। उससे पहले एक सम्मेलन बुलाने के लिए आवश्यकता महसूस की गई, तो 1935 में एक सम्मेलन बुलाने की बात पहले ही लंदन नौसैनिक सम्मेलन में कही गई थी। इस संधि की अवधि समाप्त होने से पहले नई वार्ता के प्रयत्न हुए, यानी कि 1936 में यह समाप्त हो रही थी, तो 1935 से फिर से एक नई वार्ता प्रारंभ करने के जो प्रयास वो शुरू हो गए। तो इस संधि के यानी प्रथम जो लंदन नौसैनिक सम्मेलन संधि थी जो कि 1936 में समाप्त हुई थी, उसकी अवधि के समाप्त होने से पहले ही 1935 में नए दौर की वार्ता के प्रयत्न फिर से शुरू कर दिए गए। जापान अमेरिका के समान नौसेना की मांग कर रहा था, यानी जापान कह रहा था कि मैं भी अमेरिका के समान ही नौसेना रखूंगा। इस बात का अमेरिका ने घोर विरोध किया कि जापान मेरे बराबर सेना नहीं रखेगा, क्योंकि जापान चाह रहा था कि मैं अमेरिका के समान नौसेना रखूं। तो अमेरिका ने इस बात का घोर विरोध किया था। अमेरिका इसलिए घोर विरोध कर रहा था कि अमेरिका कह रहा था कि मेरे पास सेना इसलिए बड़ी है क्योंकि मेरे को प्रशांत और अटलांटिक जो महासागर है उनके तटों की रक्षा करनी है, इसलिए मैं जापान से ज्यादा सेना रख सकता हूं। तो अमेरिका का कहना था कि उसे प्रशांत और अटलांटिक महासागर होते हैं, उनके तटों की रक्षा के लिए अधिक सेना की आवश्यकता है, इसलिए वह जापान से अधिक सेना रखना चाहता था। तो जापान कह रहा था कि मैं अमेरिका के समान नौसेना रखूंगा। तो अमेरिका ने इसका विरोध किया और कहा कि उसे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटों की रक्षा करनी होती है, इसलिए ये सेना रखी गई है। इस मतभेद को दूर करने के लिए लंदन में, यानी कि ये जो झगड़ा चल रहा था उसको दूर करने के लिए लंदन में 1935 में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली और फ्रांस जो 5 महाशक्तियां थी उनका एक सम्मेलन बुलाया गया लंदन में, जो कि द्वितीय लंदन नौसैनिक सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वो 1935 में बुलाया गया। लेकिन इस सम्मेलन में जापान और अमेरिका का झगड़ा था, उस बात पर किसी भी तरह का हल नहीं निकला। यानी इस सम्मेलन में जापान और अमेरिका का तो था ही, लेकिन दूसरे देशों का भी जो मतभेद चल रहा था, किसी भी बात का हल नहीं निकला। यानी इस सम्मेलन में किसी भी समस्या का हल नहीं हो सका। तो जापान ने सम्मेलन छोड़कर चला गया। तो जापान इस सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर चला गया तथा 25 मार्च 1936 को यहाँ पर 3 देशों ने इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने ही यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे 25 मार्च 1936 को द्वितीय लंदन नौसैनिक सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे, और जापान सम्मेलन को छोड़कर चला गया क्योंकि यहाँ पर किसी भी समस्या का हल नहीं निकला। इसके बाद सारे देश अपनी नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए लग गए और इसी परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का जो आगाज हुआ वो यहाँ पर प्रारंभ होने की कगार पर था, क्योंकि सारे देश अपनी नौसेना को बढ़ाने के लिए प्रयत्न में लग गए। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज का यह भी एक प्रमुख कारण रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हमने आज बात की थी निशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयास में राष्ट्र संघ के बाहर किए गए प्रयासों की बात की थी। इससे पहले हमने राष्ट्र संघ द्वारा किए गए प्रयासों की बात की थी। अब हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए निशस्त्रीकरण की दिशा में, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसका जन्म हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो उसने क्या क्या प्रयत्न किए थे इस निशस्त्रीकरण को लागू करने के पीछे, हम इसके अगले पार्ट में चर्चा करेंगे।